N1 और N2 बताइए। ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि इनके बीच में वायर लगा हुआ होता तो आपसे T1 और T2 पूछते, M2G में से M1G को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास जो पीछे वाली ट्रिक है वो इसमें भी लग रही है। जी हाँ, तो अब देखो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है मास्टर जी, देखते जाइए। अब आता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, मल्टीपल पुलिस के खतरनाक दिखने वाले सवाल, सही में बता रहा हूं एडवांस लेवल के सवाल ऐसे चुटकियों के अंदर सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन देखो ऐसा आ जाता है। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, आप सभी का स्वागत है भैया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के शॉर्ट ट्रिक वाले सेशन के अंदर। जी हाँ, ये सेशन इतना ज्यादा काम का होने वाला है, हो सकता है कि किसी बच्चे ने 5-5 घंटे का पूरा वन शॉट लगाया हो एनएलएम का, तब भी वो जेडब्ल्यू मेंस लेवल का सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहा होगा। मैं कह रहा हूँ ये छोटे से सेशन अगर तुम लगा लोगे तो मैं तुमको सारी की सारी ट्रिक बताने वाला हूँ जो एनएलएम के अंदर तुमको लगानी है। जो सवाल तुम शायद 2-3 मिनट में सॉल्व करोगे, अरे वो चुटकियों के अंदर भाई तुम 3 सेकंड के अंदर आंसर निकाल कर लेकर आ जाओगे। तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। इस सेशन के अंदर मैं तुमको भैया बॉडीज इन कांटेक्ट को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले सवाल बताऊंगा, जिसके अंदर हर साल जेडब्ल्यू में आता है कि भाई बॉडीज 3-4 दे दी हैं, उनके बीच में टेंशन फोर्स बता दो, या उनके बीच में नॉर्मल फोर्स बता दो, या उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स बता दो। वो हम करेंगे साथ में। फिर मैं तुमको बताऊंगा पुली ब्लॉक सिस्टम के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो कि काफी अच्छे लेवल की बात होती है, जेडब्ल्यू एडवांस लेवल की बातें होती है, उसको भी तुम चुटकियों के अंदर ऐसे सॉल्व करोगे। और लास्ट में वेज कंस्ट्रेंट तो बच्चों को बहुत ही टफ लगता है, ये भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं सेशन को। बस शर्त यह है कि ये ऐसे सेशन मैं सोच रहा हूं आगे भी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, और अगर वो मैं लेकर आऊंगा तो बड़े अफसोस की बात है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर, उसके अंदर इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन तुम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो और तुम्हें उसकी ट्रिक नहीं मालूम। तो ऐसे हर चैप्टर के अंदर कोई ना कोई ट्रिक होती है। तो अगर चाहते हो आगे भी मैं ऐसे ट्रिक वाले सेशन लेकर आऊं, लेकिन वो तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये सेशन तुम तक पहुंच जाए। आगे तुम्हारी और मेरी मुलाकात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम वाकई में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फोड़ना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चों ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आगे ऐसे भी मैं सेशन लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा, सिंगेज के क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा पूरे डिटेल में। इसी चैप्टर के ऊपर लॉज ऑफ मोशन का पूरा सेशन पढ़ा हुआ है, हर एक चैप्टर 11th और 12th क्लास का डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज के साथ भी करा रहा हूं, और फिर उसके साथ में तुमको अभी शॉर्ट ट्रिक वाले सेशन भी दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें तुमको फ्री में मिल रही हैं, बस एक बटन दबाना है जिसको कह रहे हैं सब्सक्राइब वाला। अगर ये दबा लोगे तो आगे भी तुमको ऐसे काम के सेशन मिल पाएंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। भाई मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। अब बॉडीज इन कॉन्टेक्ट के अगर सवाल आते हैं तो देखो कैसे आते हैं। ये 2024 का पीवाईक्यू है, मैं तुमको अपने बार से करा रहा हूं। तो भाई मान लेते हैं 3 बॉडीज हम लेकर आ गए। एक बॉडी ये है, ठीक है सर जी। एक बॉडी और हम ले आए, समझ रहे हो, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। और चलो एक बॉडी और ले आते हैं, ये एक हम ऐसे लेकर आ गए। अब इनके बीच में भाई हो सकता है कि भाई कोई ना कोई वायर भी लगा हुआ हो, अगर वायर नहीं भी लगा हुआ तो इनके बीच में कोई ना कोई कांटेक्ट होगा। दोनों का मतलब सेम है। आपसे कहा जा रहा है कि इसका मास भाई 2 kg, इसका मास भाई 4 kg, और इसका मास मान लेते हैं कि भाई हमारा 6 kg। ठीक, आपने इधर से लगाई फोर्स कितनी, आपने इधर से मान लेते हैं फोर्स लगाई है 24 न्यूटन। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि इनके बीच में भाई ये नॉर्मल फोर्स आ रही है N1 और इनके बीच में ये नॉर्मल फोर्स आ रही है N2। तो N1 और N2 बताइए, ये बॉडीज इन कांटेक्ट N1 और N2 बताइए। ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि इनके बीच में वायर लगा हुआ होता तो आपसे T1 और T2 पूछते। सेम है, कुछ अलग नहीं है। करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, बस आप ये याद रखो शॉर्ट ट्रिक इसकी है। बॉडीज इन कांटेक्ट में सबसे पहला कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। अगर तुम ये याद रखोगे तो तुम्हारे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। कैसे भाई, देखो सर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। तो नेट फोर्स हमने लगाई 24 न्यूटन। अच्छा, और टोटल मास क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12। तो यहां से एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, अरे इतना तो तुम दिमाग में कर लोगे, फोर्स अपॉन मास करके दिमाग में कर लिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद की कहानी तुम देखो, उसके बाद की कहानी ये है भाई 2 किलो का ऑब्जेक्ट अगर 2 के एक्सेलरेशन से चल रहा है तो कितनी फोर्स लगी होगी उस पर। सर 24 नहीं भाई, अरे 2 किलो का ऑब्जेक्ट 2 के एक्सेलरेशन से चलेगा तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो 2 × 2 मतलब इस पर फोर्स लग रही है 4 न्यूटन। इस पर फोर्स कितनी लग रही है, 4 × 2 8 न्यूटन। इस पर फोर्स कितनी लग रही है, 6 × 2 12 न्यूटन। कहानी खत्म हो गई। मतलब आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि यहां पर बताओ 4 किलो वाले पर कितनी फोर्स लग रही होगी, तो 8 न्यूटन। 6 पर कितनी लग रही होगी, 12 न्यूटन। और आपसे अब यह पूछा जा रहा है कि नॉर्मल बताओ, तो आप खुद ही देखो, हमने लगाई फोर्स 24,
2 किलो वाले ने 4 न्यूटन तो खा ही ली ना, तो बची कितनी रह गई? अरे भाई 24 माइनस 4, 20 न्यूटन आया N1। तो अब 4 किलो वाले पर कितनी लगी है सर जी? 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन में से ये 8 न्यूटन खा लेगा, हाँ, तो N2 आएगा। 20 इस पर लगी, इसने खाली कितनी? 8, तो बचा कितना भैया? 20 माइनस 8, 12 न्यूटन। और ये मैंने सही करा है गलत करा है चेक भी कर लो। क्या इस 6 किलो वाले को चलाने के लिए 12 न्यूटन चाहिए थी? हाँ, तो देखो 12 न्यूटन ही आ रही है। अब इस तरीके से तुम सारे के सारे बॉडीज इन कॉन्टेक्ट वाले सवाल कर लोगे बहुत शानदार तरीके से, चाहे टेंशन निकलवाए चाहे नॉर्मल निकलवाए, मेथड सेम है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारी अगली ट्रिक के ऊपर, पुली ब्लॉक सिस्टम। ये भी जेडबल मेंस में हर साल इसके ऊपर सवाल आता है और बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो भाई। यहां पर आपसे कहा जाएगा कि ये पुली है, ठीक है, और ऐसा कह देंगे कि भाई यहां पर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है जिसका मास है मान लीजिए m1, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है जिसका मास मान लीजिए m2। अब एक भारी है एक हल्का है, तो क्वेश्चन आपसे ऐसा कहा जा सकता है कि भाई ये अगर नीचे गिरेगा तो मान लो ये नीचे आ रहा है a एक्सेलेरेशन से और ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलेरेशन से। इतना क्लियर है? ये नीचे आ रहा है a एक्सेलेरेशन से, ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलेरेशन से, तो बताओ भैया m2 और m1 का रेशो, कुछ भी कह सकते हैं। अगर m2 और m1 की वैल्यू दे दी तो आपसे एक्सेलेरेशन पूछ लेंगे। मैं जेडब्ल्यू में इसका सवाल करा देता हूं, उसमें आपसे कहा गया कि एक्सेलरेशन आ रहा है g/8, तो m2 और m1 का रेशो बताइए। तो अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है कि आप पुली को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर इमेजिन करिए। यहां पर आप m1 वाला मास दिखाओ और यहां पर आप m2 वाला मास दिखाओ, दिखा दिया। हॉरिजॉन्टल, ये जो फोर्स वर्टिकल है उनको हॉरिजॉन्टल इमेजिन करो। तो यहां पर मैं इधर मानूंगा कि फोर्स लग रही है m1g, और यहां पर मैं इधर मानूंगा ये फोर्स लग रही है m2g, और ये एक वायर से कनेक्टेड है। ये सेम वही बॉडीज इन कॉन्टेक्ट वाला कॉन्सेप्ट बन गया जो मैंने तुमको यहां पर पढ़ा है। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मास्टर जी, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स क्या आ रही है? m2g में से m1g को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास जो पीछे वाली ट्रिक है वो इसमें भी लग रही है, जी हाँ। तो अब देखो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है मास्टर जी, देखते जाइए। एक्सेलरेशन हमें निकालना था, तो वो आ रहा है g/8 m2g माइनस m1g, तो मैंने g ले लिया कॉमन, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहां पर देखो g से g कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 8 m2 माइनस का 8 m1। सही जा रहे हैं? m1 एक साइड कर लो, तो इधर आ रहा है ये 9 m1 और इधर आ रहा है ये 7 m2। तो भैया m1 बाय m2 का रेशो आ रहा है, मतलब m2 बाय m1 पूछा था, सॉरी, तो m2 बाय m1 का रेशो आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 9/7। ये सवाल आ चुका है और ये इस ट्रिक से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और तो समझाने में तुमको समय लग रहा है, तुम तो बहुत इजीली कर लोगे, प्रैक्टिस की जरूरत है बस खाली। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, मल्टीपल पुलिस के खतरनाक दिखने वाले सवाल। सही में बता रहा हूं, एडवांस लेवल के सवाल ऐसे चुटकियों के अंदर सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन देखो ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन देखो ऐसा आ गया, मान लीजिए कि ये हमारा भैया छत है, ठीक है, और बहुत सारी पुलिस है। तो लाओ मैं बहुत सारी पुलिस दिखा देता हूं पहले। एक ये पुली है, एक ये पुली है, एक ये पुली है, ठीक है। और ऐसे कहा जा रहा है भाई, ऐसे मान लेते हैं कि ये जो हमारी पुली है इससे ऐसे कनेक्टेड है, और यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लटका रखा है जिसका मास है m1, और ये वायर ऐसे करके आ रहा है और ये इससे कनेक्टेड है। फिर देखो इधर मैंने ऑब्जेक्ट लटका रखा है जिसका मास है m2, ये वायर ऐसे आ रहा है और ये इससे कनेक्टेड है। और देखो अब इधर मैंने ऑब्जेक्ट लटका रखा है जिसका मास है m3, और ये ऐसे आ रहा है, और इधर एक और ऑब्जेक्ट आ गया जिसका मास है m4। आपसे पता क्या कहा जा रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई साहब ये नीचे आ रहा होगा मान लो a1 एक्सेलरेशन से, ये नीचे आ रहा है a2 एक्सेलरेशन से, ये नीचे आ रहा है a3 एक्सेलरेशन से, ये नीचे आ रहा है a4 एक्सेलरेशन से। तो a1 a2 a3 a4 के बीच में रिलेशन बताओ। दिमाग खराब हो जाएगा। a1 a2 a3 a4 के बीच में रिलेशन बताओ, कैसे होगा? बहुत चुटकियों में होगा। देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, पुली में हमारा क्या होता है, बस आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर ये पुली है तो अगर ये पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका भाई ए ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम बी ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं, तो ए वाले का एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ ए, बी वाले का एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ ए बी, तो भाई हमेशा, और ये बात एक्सेलरेशन के लिए भी लगा सकते हो, वेलोसिटी के लिए भी लगा सकते हो, कि पुली का जो भी आएगा वो दोनों का एवरेज होगा। मतलब ए का एक्सेलरेशन
बी का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2, पुली का जो भी आएगा वो एवरेज होगा। बात समझ में आ गई? अब यही सवाल अगर मैं तुमको कराऊं तो देखो कैसे होगा, तरीके से इसको करते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, अभी अभी इस कहानी को मैं हटा देता हूं। अरे 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 अरे, हाँ, तो अभी देखो मैं इसको अगर हटाता हूं तो बहुत इजीली हो जाएगा, परेशान नहीं होना, मैं ही कराऊंगा। तो सबसे पहली बात तो देखो ये है कि ये A3 नीचे आ रहा है, A4 नीचे आ रहा है, तो इस पुली का एक्सेलरेशन, इस पुली का एक्सेलरेशन मैं निकाल लूंगा, इसको मैं पुली कह देता हूं। ये भाई हमारी पुली हो गई, ये A वाली है, ये B वाली है, ये C वाली है। तो C वाली पुली का एक्सेलरेशन क्या आएगा? तो C वाली पुली का एक्सेलरेशन आ रहा है A3 प्लस A4/2, बोलो हाँ या ना। अब मतलब ये वाला वायर जो है मेरा AC एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये वाला वायर A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो B वाली पुली का एक्सेलरेशन क्या आएगा? B वाली का नीचे की तरफ क्या आएगा? तो भाई A2 ये प्लस ये वाले वायर का एक्सेलरेशन क्या आया था? वो आया था A3 प्लस A4/2, समझ रहे हो? और उनका एवरेज करना था तो डिवाइडेड बाय 2। ये किसका आ गया? अब ये मेरे बी वाले वायर का एक्सेलरेशन आ गया। और जरा समझो, बी वाले का एक्सेलरेशन अगर इधर A1 है तो इधर भी A1 ही होगा, क्योंकि ऊपर से ये रेस्ट में है ना, ऊपर से ये रेस्ट में। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये अगर A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये A2 मतलब A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। मतलब A1 मेरे लिए क्या आएगा? A1, वो A1 जो है वही तो मेरे लिए बी वाली पुली का एक्सेलरेशन है, तो वो आ चुका है A1 मेरे लिए। ये टर्म, इसको हम सॉल्व कर लें। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा? एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2A2 प्लस A3 प्लस A4/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, और पूरे के नीचे भी 2 है, तो डिवाइड के डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूं। तो ये इधर चला जाएगा, तो 4A1 आ रहा है 2A2 प्लस A3 प्लस A4। ये रिलेशन निकल कर आ गया, जो कि बहुत अच्छे लेवल की बात है। ये हो गया, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात हो गई। अब आइए पुली में, अब बात करते हैं वेज कंस्ट्रेंट की, है ना। वेज कंस्ट्रेंट के ऊपर भी जब तगड़े से तगड़ा सवाल आता है, बच्चा रो देता है। देखो ऐसे सवाल आ जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि एक ये वेज है और ऊपर ये एक और ऑब्जेक्ट है। ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है A1 एक्सेलरेशन से, तो अगर ये वर्टिकली नीचे आ रहा है तो इस वेज को पीछे जाना पड़ेगा A2 एक्सेलरेशन से, समझ रहे हो? तो अब आपसे कहा जाएगा कि अगर ये एंगल थीटा है, तो बताओ अगर मान लो जैसे A1 की वैल्यू आपको दे दी 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, है ना, आपको थीटा दे दिया मान लो 30 डिग्री, तो आपसे कहेंगे कि अगर ये 30 डिग्री की इंक्लाइन प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है A1 एक्सेलरेशन से, तो ये वेज कितने एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा? तो इसका बहुत ही सिंपल सी बात है, वेज कंस्ट्रेंट की कहानी ये होती है कि नॉर्मल के अलोंग जो है आपका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, भाई ट्रिक तो ये फिलहाल ये है कि tan थीटा का फॉर्मूला ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन और नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये आता कैसे, लाओ मैं थोड़ा सा तुमको ये भी बता देता हूं। भाई अगर ये A1 है ना, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर आएगा ये A1 cos थीटा, नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन। और ऐसे अगर मैं देखूं, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो इधर जाएगा A2 cos थीटा, तो इधर नीचे आएगा A2 sin थीटा। तो अगर तुम दोनों बॉडी का देखो ना, तो नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन आ रहा है A1 cos थीटा और A2 sin थीटा, तो इनको इक्वल करना है बस। A1 cos थीटा को A2 sin थीटा के इक्वल करो, तो देखो क्या ये वही आ रहा है tan थीटा, क्या A1/A2 आ रहा है या नहीं आ रहा, जो मैंने आपको बताया। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत सीधी सी बात है। क्या करना है भाई, tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो ये 1/√3, A1 कितना दे रखा था 5, तो भैया A2 कितना आ रहा है, तो A2 आ रहा है हमारा 5√3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों खत्म होता है हमारा सेशन, जिसमें मैंने एनएलएम के आपको चारों के चारों बहुत तगड़े वाले शॉर्ट ट्रिक करा दिए हैं। अब इसी टाइप के और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक होते हैं, वो भी अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जिस भी चैप्टर का तुमको इस टाइप का शॉर्ट ट्रिक वाला सेशन चाहिए ना, बता देना, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लेकर आ भी जाऊंगा तो तुम तक वीडियो नहीं पहुंचेगी, बाकी बच्चों को पहुंचेगी, तो उनका फायदा होगा। मैं चाह रहा हूं तुम्हारा फायदा हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और अगर ये सेशन वर्थ इट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ तुमको फायदा महसूस हो रहा है। अब तुम्हारा लॉ ऑफ मोशन शानदार हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, इसकी गारंटी है। मिलता है अगले सेशन में, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।